जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। हम लोग साइंस एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी और एएलपी के लिए देख रहे हैं। उसका अनवरत सीरीज तब तक चलाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, या आपके साथ तब तक बने हुए हैं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग 51 से लेकर के 100 यानी कुल मिलाकर के 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं और बहुत क्विक रिवीजन होने वाला है आपका। 25 मिनट 50 क्वेश्चन का धज्जी उड़ाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूरे सप्ताह हम करवाए हैं उसी को रिकॉल करने वाले हैं और कल वन लाइनर के साथ आपके बीच आएंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सर, पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो पीछे हम लोग देख चुके हैं किण्वन। चीनी को जो है अल्कोहल में पहले चीनी को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है, वह इन्वर्टेज होता है एंजाइम, और फिर ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है, वह जाइमेज होता है। यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं, चीनी के घोल में चीनी क्या है। तो सर, चीनी के घोल में चीनी घुलता है ना, तो ये जो है घुला हुआ पदार्थ है। क्या है? घुला हुआ पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। 53, निम्नलिखित में से किस अवस्था में पदार्थ के अणुओं में अधिकतम आकर्षण बल होता है। पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि ठोस के अंदर क्या होता है, अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, इसीलिए बल क्या होगा, बहुत अधिक होगा। आगे बढ़िए। वैज्ञानिकों ने अब तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी है। वैज्ञानिकों ने अब तक सर पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी है। ठोस, द्रव, गैस और क्या, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगला सवाल लेते हैं, प्रसार डैश में अधिक तीव्रता से होगी। तो हम आपको पिछले भी क्लास में बताए थे सर कि गैस में जो है प्रसार अधिक तीव्रता से होगी। यही कारण है कि दूर में जब मम्मी खाना बना रही होती है तो आपको दूर से ही गंध आ जाता है, क्योंकि गैस में विसरण हो जाता है। प्रसार होता है पहले, प्रसार के बाद विसरण हो जाता है, गैस तेजी से फैलता है। एक मिश्र धातु डैश का उदाहरण है। एक मिश्र धातु जो है वह विलयन है। कैसा विलयन है? ठोस का विलयन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हवा क्या है? तो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग नए हैं क्विक रिवीजन कीजिए, मात्र 5 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर सोचिए, मिलाइए, देखिए। तत्वों और यौगिकों दोनों का मिश्रण है हवा। अगला सवाल, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का उदाहरण है। रेत और चीनी जो है वह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा है, नहीं पे ध्यान देना है। कई बार ये हम बात बोले हैं, पदार्थ का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। लोहे में जंग लगना, हम पिछले क्लास में भी बताए थे आपको, लोहे में जंग लगना उष्माक्षेपी भी है और रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। क्वेश्चन के हिसाब से उष्माक्षेपी भी आप जा सकते हैं। समान पदार्थ की भौतिक अवस्था में डैश पदार्थ शामिल नहीं है। सर नहीं कह रहा है, तो बताइए इसमें से कौन नहीं है। कोलाइड कोई भी पदार्थ का अवस्था नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? ए के साथ। 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात कर रहा है। ब्रास, शुगर सॉल्यूशन, एयर या मिल्क। मिल्क एक विषमांग मिश्रण है, क्योंकि यह पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है। किसका सर? इमल्सन का उदाहरण है। यह विषमांग मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। 63 में कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान का उत्पादन या विनाश नहीं हो सकता है। मतलब द्रव्यमान स्थिर रहते हैं, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 64, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अभिकारकों, यहाँ पे अभिकारक कर लीजिएगा, अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यह भी कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर का सवाल, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? बताइए फटाफट। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी दिए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही तत्व होते हैं जो
वजन द्वारा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। बताइए, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं इसको। जब निश्चित अनुपात में हो तो यह स्थिर अनुपात का नियम है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 67 पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने मूल सिद्धांत का कॉन्सेप्ट जो देने का काम किया था, जल्दी बताइए। हाँ, मूल सिद्धांत का कॉन्सेप्ट सर किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। 68 नंबर, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? जल्दी बताइए। यह भी क्या हो जाएगा? डाल्टन ने परमाणु के अविभाज्यता के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही है। 69 डैश ने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक तत्व का एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। यानी किसने बताया कि प्रत्येक तत्व का एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? डाल्टन। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए इसका। क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन या तटस्थीकरण या आसवन। आसवन विधि में जो है आपका क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कोलाइड कहते हैं। जब भी निलंबन की बात हो जाए तो वह कोलाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। 72, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। मिश्रण के घटक उसके गुणों को बरकरार रखते हैं, सही बात है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी सही बात है। इसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है, ये भी सही है। इसकी संरचना तय होती है, यह गलत बात है सर। संरचना तय होगा तो फिर इकाहे का मिश्रण होगा, इसको तो यौगिक हो जाना होगा। ऑप्शन नंबर डी। 73, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है, सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे अमिश्रणीय या इमिसिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब नहीं घुलेगा, जैसे तेल और पानी का मिश्रण। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। शक्कर या चीनी के घोल में शक्कर क्या है? घुला हुआ। और पानी क्या होगा? घोलक होगा, यानी कि विलायक होगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन 75, एक यौगिक नहीं है, इसमें से एक यौगिक नहीं है तो लेड जो है पीबी, एक मिनट सर, लेड जो है पीबी, तो पीबी क्या है? हम पहले भी बताए थे, इसका संकेत होता है पीबी और एटॉमिक नंबर 82। यह एक तत्व है ना कि यौगिक है। क्या है सर? एक तत्व है ना कि यौगिक है। रेत और चीनी का मिश्रण डैश, रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। यहां होना चाहिए किसका एक उदाहरण है? रेत और चीनी का मिश्रण जो है वह विजातीय, दोनों में कोई सजातीय गुण है ही नहीं, इसीलिए विजातीय मिश्रण है। 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोसों का द्रवों में पिघलना है, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण है, लेकिन पदार्थों का किण्वन, अभी अल्कोहल बनाए थे, किण्वन रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है सर? रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए। इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण या लोहा में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं आपको, प्लेटिनम तार का जलना या गर्म करना भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें केवल रंग बदलता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया प्लेटिनम नहीं करता है, ऑक्सीजन के प्रति इसका क्रियाशीलता कम होता है। इनमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 का शुष्क बर्फ बनना, प्लेटिनम तार का गर्म करना। तो ऑप्शन नंबर सी अभी बताए, यह एक भौतिक क्या है? परिवर्तन का उदाहरण है, प्लेटिनम तार को गर्म करना। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये फास्ट सीरीज इसलिए हो रहा है सर, ये पीछे हम दे देंगे सारा लिंक, टोटल डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा जो पहली बार देख रहे होंगे उनको फास्ट लगेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ये क्विक रिवीजन सीरीज आपके लिए शनिवार को हम लेकर के आते हैं, सारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सामान्यतया परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को या प्रतिकण जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या कहते हैं? उसको पोजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजिट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप या अल्फा कण जो इन्होंने परीक्षण किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके फलस्वरूप इन्होंने किसका खोज करा था? तो परमाणु के नाभिक का खोज करा था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव डालते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? न्यूट्रॉन विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव होता है। अगला सवाल 85, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 में, कितने में? 1897 में करा था। इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1906 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक मतलब सर पॉजिटिव आवेश, तो पॉजिटिव आवेश किसमें होता है? प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन निगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। जिन उप परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? उसे प्रतिकण कहते हैं। यदि किसी कण के विपरीत गुण किसी के पास है तो वह क्या कहलाएगा? प्रतिकण कहलाएगा। प्रति मतलब ही उल्टा हो जाता है। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉनों के खोज से संबंधित 1909 में भौतिकी के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? अभी बताया आपको हम कि इनको जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इनको 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रोटॉन के पास कितना धन आवेश होता है? जल्दी बताइए। प्रोटॉन के पास उतना ही धन आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन के पास होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन ये पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है। जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुीय कण की खोज की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज करा था। किसका? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। याद रखिएगा कब? 1932 ईस्वी में, और इसके लिए उनको 1935 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। प्रोटॉन का खोज वैसे रदरफोर्ड भी आंसर में रहता है बहुत जगह, गोल्डस्टीन भी, रदरफोर्ड को माना जाता है। कौन सा परमाणु उपकण नहीं है इसमें? ज़ेनॉन परमाणु का उपकण क्या है? उपकण नहीं है, क्योंकि ज़ेनॉन एक अक्रिय गैस है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन उप परमाणुीय कण कहलाते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। रदरफोर्ड नाभिक की उपस्थिति बताया था, परमाणु के आवेश को भी बताया था, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को भी बताया था, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण प्रक्षेपित किए जाते हैं। किस पर अल्फा कण? रदरफोर्ड ने 1911 में गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने स्वर्ण के पन्नी पे यानी कि गोल्ड फॉयल पे बम्बार्डेड करवाया था अल्फा कण। अल्फा कण धनात्मक कण होता है। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है? नाभिकीय भौतिकी का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। किसको सर? रदरफोर्ड को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपके सामने है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? पिछले क्लास में ही किए हैं, 2n²। वीडियो का लिंक नीचे में दे रहे हैं, आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 97 रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली किस पर फेंका गया था? तो अभी हमने कहा सोने की पन्नी पर। किस पर? सोने की पन्नी पर फेंका गया था। किसको? अल्फा कण को सोने की पन्नी पर फेंका गया था। 98 एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? KLM। m चूंकि तीसरा कक्ष है इसलिए 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 × 9 = 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? सी नंबर ऑप्शन यहाँ सही है। 99 परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था?
तो अभी आपको बताए परमाणु का नाभिक मॉडल को खोजने वाले कौन थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। परमाणु का नाभिक मॉडल इन्होंने ही दिया था। एम सतह में अभी तो कर ही चुके हैं, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये 100 क्वेश्चनों का अनवरत सीरीज हमने बहुत कम समय में रिवीजन आपको करवा दिया। अब इसका डिस्क्रिप्शन, अगर ये पूरा डिटेल वाला वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आराम से देख लीजिएगा। कल संडे है, हो सकता है वन लाइनर लेकर के आएंगे आपके साथ, हम लगातार बने हुए हैं। आप लोग भी प्लीज बने रहिए। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद।